इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश थे गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक तथा लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी वंश अफगान थे। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुब बिन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर अपना कब्जा किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ कालखंडों में ही जहां किसी महिला ने सत्ता संभाली और 1526 में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हुआ। 1962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्य के ऊपर भारी सेना द्वारा, जो कि पारस और मध्य एशिया से आए थे, व्यापक स्तर पर हमले होने लगे। इनमें से मोहम्मद गजनवी ने सिंधु नदी के पूर्व तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक 17 बार लूटा था। मोहम्मद गजनवी अपने साम्राज्य को पश्चिम पंजाब तक ही बढ़ा सका था, परंतु भारत में स्थायी इस्लामिक शासन स्थापित न कर सका। इसके बाद गौरव वंश के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीके से हमले करना शुरू किया था। उसने अपने उद्देश्य के तहत इस्लामी शासन को बढ़ाना शुरू किया था, जिसने अपने साम्राज्य को पूर्व सिंधु नदी तक बढ़ाया और सल्तनत काल की नींव डाली थी। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192 से 1526 तक बताया गया है। 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। गोरी की हत्या के बाद उसके एक तुर्क गुलाम कुतुब बिन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। ममलूक या गुलाम वंश। कुतुब बिन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मूल रूप से तुर्क था। इसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी गई। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी गई। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ भी दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों का क्रूर से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासक से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणभोर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासक से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिससे उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल है। ये क्रम गयासुद्दीन बलवन, जिसे 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया था, के सत्ता संभालने जारी रहा। बलवन के बाद केकुबाज ने सत्ता संभाली। उसने जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपनी सेनापति बनाया। खिलजी ने केकुबाद की हत्या कर सत्ता संभाली, जिसने गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुवैत इस्लामिक मस्जिद का निर्माण शुरू कराया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया और पूर्ण कराया। गुलाम वंश के शासक के दौरान बहुत से अफगान और फारस के अमीरों ने भारत में शरण ली और बस गए। खिलजी वंश। इस वंश का पहला राजा जलाउद्दीन खिलजी था। उसने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूस की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। उसने केकुबाद को तुर्क, अफगान और पारस के अमीरों के इशारे पर हत्या की। जलाउद्दीन खिलजी मूल रूप से अफगान तुर्क मूल का था। उसने 6 वर्ष तक शासन किया। उसकी हत्या उसके भतीजे और दामाद जुनाद खान ने कर दी। जुनाद खान ही बाद में अलाउद्दीन खिलजी नाम से जाना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान का आरंभ कार जागीर के सूबेदार के रूप में की, जहाँ से उन्हें मालवा 1292 और देवगिरी 1294 पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। अपनी सत्ता पाने के बाद उसने अपने सैन्य अभियान दक्षिण भारत में भी चलाए। उसने गुजरात, मालवा, रणभोर और चित्तौड़ को अपने राज्य में शामिल कर लिया।
उसके इस जीत का जश्न थोड़े समय तक रहा, क्योंकि मंगोल ने उत्तर पश्चिम सीमा से लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया। मंगोल लूटमार के पश्चात वापस लौट गए और छापे मारने भी बंद कर दिए गए। मंगोल के वापस लौटने के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मालिक काफूर और खुसरो खान की मदद से दक्षिण भारत और साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया गया और भारी मात्रा में लूट का सामान एकत्र किया। उसके सेनापतियों ने लूट के सामान एकत्र किए और उस पर गनीमत चुकाया, जिससे खिलजी साम्राज्य की मजबूती मिली। इन लूट में उसे वारंगी लूट में अब तक के एक मानव इतिहास का सबसे बड़ा हीरा कोहिनूर भी मिला। अलाउद्दीन कर प्रणाली में बदलाव किए। उसने अनाज और कृषि उत्पादन पर कृषि कर 20% बढ़ाकर 50% कर दिया। स्थानीय अधिकार द्वारा एकत्र करों पर दलाली को खत्म किया। उसने अधिकारियों, कीवियों और विद्वानों के वेतन भी काटने शुरू कर दिए। उसकी इस कर नीति खजाने को भर दिया, जिसका उपयोग उसने अपनी सेना को मजबूत करने में किया। उसने सभी कृषि उत्पादनों और माल को कीमतों के निर्धारण के लिए एक योजना भी पेश की। कौन सा माल बेचा और कौन सा नहीं, उस पर भी उसका नियंत्रण था। उसने सहाने मंडी नाम से कई मंडियां भी बनवाई। मुस्लिम व्यापारियों को इस मंडी का विशेष परमिट दिया जाता था और उनका इस मंडियों पर एक अधिकार भी था। जो इन मंडियों में तनाव फैलाते थे, उन्हें मांस काटने जैसी कड़ी सजा मिलती थी। फसलों पर लिया जाने वाला कर सीधे राजकोष में जाता था। इसके कारण अकाल के समय उसके सैनिकों की रसद भी कटौती नहीं होती थी। अलाउद्दीन अपने जीते हुए साम्राज्य के लोगों पर क्रूरता करने के लिए भी मशहूर है। इतिहासकारों ने उसे तानाशाह तक कहा है। अलाउद्दीन और यदि उसके खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्र का पता लग जाता था तो वो उस व्यक्ति को पूरे परिवार सहित मार डालता था। 1298 में उसके डर के कारण दिल्ली के आसपास के एक दिन में 15,000 से 30,000 लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन के मृत्यु के पश्चात 1313 में उसके सेनापति मालिक काफूर, जिसका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और बाद में इस्लाम स्वीकार किया था, ने सती हथिया ने प्रयास किया, परंतु उसने अफगान और पारस के अमीरों का समर्थन नहीं मिला। मालिक काफूर मारा गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन का 18 वर्षीय पुत्र कुतुब बिन मुबारक शाह था। उसने 4 वर्ष तक शासन किया और खुसरो शासन द्वारा मारा गया। खुसरो शासन का शासन कुछ महीनों में समाप्त हो गया जब गाजी मालिक, जो कि बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहलाए ने उसकी 1320 ईस्वी में हत्या और गद्दी पर बैठा और इसी तरह खिलजी वंश का अंत तुगल वंश का आरंभ हुआ। हमारे चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।